Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 1 in geography. The name of the chapter is the earth and the solar system. डिस्कस कर रहे थे हम आपके अर्थ के बारे में और उस सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहा था जहाँ यूनिवर्स वगैरह जियो से बने वर्ड्स को मैंने डिफाइन किया। साथ ही नेक्स्ट टॉपिक आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ मैंने बताया था। सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका। उसमें मैंने सन के बारे में बताया, स्टार्स के बारे में बताया था, स्टार्स के बारे में आपने जानकारी लिया। प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि आपकी बुक में 9 प्लैनेट्स दिए गए हैं, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो को निकाल दिया गया है प्लैनेट के ग्रुप से, तो बुक में लिखा है, तो चाहे आप मानिए या ना मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 8 ही प्लैनेट्स इस समय हैं। आगे मैंने वो टॉपिक को आगे बढ़ाया और बताया था आपको सोलर फैमिली क्या होता है, यानी सोलर सिस्टम क्या होता है, उसको डिफ़ाइन किया। उसका डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोलर सिस्टम को डिफ़ाइन करने के बाद आज आपके लेक्चर को कंटिन्यू ले चलता हूँ। पिछले टाइम पे आपने देखा था कि सोलर सिस्टम के बारे में मुझे जानना है। आज स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार, और वो स्टार है आपका सन। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सन के बारे में। यू नो वेरी वेल, सन के बारे में पीछे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो सन है वो हॉट गैसेस से बने हुए हैं। सन जो है हॉट गैसेस से बने हुए हैं, और अगर ये सन नहीं होता तो शायद अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसी सन से हमें लाइट, एनर्जी, हीट सब कुछ इसी सन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जिससे अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी बन गई थी। आपको पता होना चाहिए सन बहुत बड़ा स्टार है और इसके पास खुद अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बल पे ये क्या करता है, सारे स्टार्स को अपने पास खींचा रखता है। जब ये पुल करता है उनको, तो इसी वजह से स्टार्स एक साइकिल करते रहते हैं। हर एक जितने भी आप प्लैनेट्स जानते हैं वो सब सन के अराउंड घूमते रहते हैं। कारण ये है कि सन उनको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के द्वारा, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्लियर? आपको पता होना चाहिए ये सन अर्थ उसके चारों तरफ घूमता है। इसका मतलब ये नहीं कि सन आपके बहुत करीब है, बहुत डिस्टेंस है। कहते हैं इसका डिस्टेंस लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक, 150 मिलियन किलोमीटर है। इससे जो रोशनी निकलती है, लाइट जो निकलती है, वो लगभग 8 मिनट में आपके पृथ्वी पे पहुंचती है। 8 मिनट में। अब सोचिए इसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा। मिलियन कोई छोटा नहीं, 150 मिलियन, वो भी इतने डिस्टेंस पे है आपका ये सन। आपको पता होना चाहिए सन जो वर्ड है ये आया है सोल से, SOL। और सोल जो वर्ड है ये रोमन्स के एक देवता थे। रोमन्स वासियों के एक देवता है सोल, उसी सोल से ये वर्ड आया है सन। इसलिए सन भी आपका एक प्रकार का देवता माना जाता है और सन की पूजा भी आप अक्सर करते हुए देखे जा सकते हैं। क्लियर? आपको पता होना चाहिए जो सन है उन्हीं से आपको लाइट, एनर्जी, हीट सब कुछ मिलता है, जिससे पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। क्लियर? सन के बारे में पीछे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपके टॉपिक को आगे ले चलते हैं। सन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। आइए ले चलते हैं आपको प्लैनेट्स पे। क्लियर? डिस्कस करते हैं प्लैनेट्स को। तो आप देखिए सोलर सिस्टम में आपका सन है और उससे दूर होते हुए 9 प्लैनेट्स हैं। सबसे करीब आपका मरकरी है, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और सबसे लास्ट में आपका है प्लूटो। क्लियर? वो सबसे लास्ट वाला है। लेकिन प्लूटो को जैसा मैंने कहा प्लैनेट्स मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। आपके बुक में दे दिया है उसे प्लैनेट, इसलिए उसको हम लोग ले लेते हैं। क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसके बाद एक बेल्ट दिखाई पड़ता है। पत्थर के बड़े बड़े छोटे छोटे हर एक प्रकार के टुकड़े, चट्टानों के, रॉक्स के देखे जा सकते हैं। ये एक बेल्ट में होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये? मार्स के ठीक बाद, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में। ये जो बेल्ट हैं रॉक्स के, यही बेल्ट आपके एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाते हैं। यही आपका एस्टेरॉयड और यही आपका मीटियोराइड्स, ये दोनों हैं। उसके बाद बाकी आपके 4-5 प्लैनेट्स और हैं। जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ, प्लूटो हुए। आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं सब गैसेस से बने हुए हैं, इसलिए यहाँ लाइफ की बहुत ही कम संभावना है। क्लियर? बहुत कम पॉसिबिलिटी है।
ये प्लैनेट्स पृथ्वी सन के अराउंड हमेशा मूव करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो जिस फिक्स पथ होता है, मतलब फिक्स रास्ता इनका होता है, उसी रास्ते पे ये हमेशा चक्कर लगा रहते हैं। तो जो फिक्स पथ इनका होता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? ऑर्बिट। क्लियर? आपको पता होना चाहिए सन के जो सबसे करीब प्लेनेट है वो प्लेनेट है मरकरी। मरकरी सन का लगभग 88 दिनों में एक चक्कर कंप्लीट करता है। 88 डेज में मरकरी सन का वन अराउंड यानी एक चक्कर कंप्लीट करता है। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है प्लूटो। तो आपको पता होना चाहिए प्लूटो सन के एक चक्कर कंप्लीट करने में 248 साल लेता है, 248 ईयर्स लेता है। क्लियर? सबसे करीब है आपका मरकरी जो 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है एक अराउंड सन के। वहीं सबसे दूर का प्लूटो है जो आपका 248 साल लग जाता है एक चक्कर लगाने में। प्लूटो इतना दूर है, सोलर सिस्टम में इतना दूर है कि उसे देखना ही पॉसिबल नहीं हो पाता। यही कुछ अन्य कंडीशन होने की वजह से इन्हें प्लैनेट्स के ग्रुप से अलग कर दिया गया, लेकिन आपके बुक में है तो हम लेते हैं। आपको पता होना चाहिए मरकरी के बाद आपका नंबर आता है वीनस का। और वीनस को देखिएगा तो ये एकदम बिल्कुल वो अर्थ की तरह लगता है, एकदम वो डुअल लगता है, एकदम जुड़वा लगता है, बिल्कुल अर्थ के ही जैसा। इसलिए कुछ लोग इसे अर्थ की बहन भी बोलते हैं, सिस्टर्स बोलते हैं। अर्थ और वीनस को बिल्कुल एकदम अर्थ की जैसा ही है वीनस का स्ट्रक्चर, और बिल्कुल अर्थ की जैसे बनावट भी वीनस की है। क्लियर? तो सबसे करीब आपका मरकरी है, उसके बाद वीनस है, और डिस्टेंस के तौर पे मैं लूँ तो अर्थ है तीसरा सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट्स इन सन। सन का सबसे तीसरा सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट्स है। क्लियर? तो मरकरी सबसे करीब है सन की, और इसलिए सन की सबसे ज़्यादा रोशनी मरकरी पर आती है। और मरकरी एक तरह से हार्ड प्लैनेट्स होता है, काफ़ी हार्ड प्लैनेट्स होता है, इसलिए वहाँ लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? बाकी और कुछ जगहों पे लाइफ की पॉसिबिलिटी सर्च की जा रही है, आगे इन फ्यूचर में देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। तो आपने दो प्लैनेट्स की बात कर ली, मरकरी और वीनस। आपके बारे में इन सब की कम जानकारी है। जो आपका मेन प्लैनेट है वो है आपका अर्थ, इसी आपको पढ़ना है। क्लियर? तो डिस्टेंस के हिसाब से ये आपका तीसरा प्लेनेट है, और मैं साइज के हिसाब से बताऊं तो आपको पता होना चाहिए ये पांचवा सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट्स है, पांचवा है साइज में, यानी लार्जेस्ट में पांचवें नंबर पे और डिस्टेंस में तीसरे नंबर पे। क्लियर? आप अर्थ को जानते ही हैं, आप अर्थ से कोई परिचित कराना है नहीं, आप अर्थ के बारे में बहुत पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अर्थ के ऊपर और नीचे फ्लैट है, चपटा होने की वजह से इसका शेप जियोइड टाइप का होता है, GEOID, जियोइड टाइप का इसका शेप होता है अर्थ। सारे सोलर सिस्टम में यह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। बाकी और कुछ प्लैनेट्स पे सर्च किए जा रहे हैं, चाहे मार्स की बात की जाए या कुछ और सैटेलाइट्स की और प्लैनेट्स की बात की जाए, तो वहाँ सर्च किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल अभी एकमात्र अर्थ ही ऐसा है जहां लाइफ पॉसिबल है। तो पृथ्वी जियोइड शेप का होता है। क्लियर? बाकी अर्थ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए नहीं, क्योंकि अर्थ के बारे में आप खुद जानते हैं, पीछे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। आपके टॉपिक्स को आगे ले चलते हैं और डिस्कस करते हैं द मून। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कौन सा है? मून। क्लियर? तो आप जानते हैं मून्स क्या है? पृथ्वी के अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाता है। अर्थ का यह एकमात्र सैटेलाइट है, अर्थ का यह एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, इन्हें लाइट मिलता है सन से। क्लियर? यानी मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्लियर? आपको पता होना चाहिए, अगर मैं मून के डायमीटर की बात करूं तो यह पृथ्वी के 1/4 है, यानी एक चौथाई है। मतलब पृथ्वी जितना बड़ा है उसका मैं 4 पार्ट कर दूं तो एक पार्ट आपका मून है। तो ये सर कहेंगे पृथ्वी इतना बड़ा है तो मून्स कम से कम बड़ा तो है ही, तो इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? तो मून्स छोटा इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि उसका डिस्टेंस पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो हमें उतना बड़ा दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, वो जो मूव करता है मून्स, तो मून का केवल एक ही पार्ट अर्थ पर है, इसलिए हम उसका केवल एक ही पार्ट देख पाते हैं, उसके पीछे वाला हम पार्ट ही नहीं देख पाते। क्लियर? मतलब उसका एक ही साइड विजिबल है। क्लियर?
पहले क्या था, यहाँ लाइफ नहीं था, मतलब मून्स में ऐसा माना जाता था यहाँ लाइफ नहीं है। नो एयर, नो वाटर। एक बात हमेशा याद रखो, कहीं भी अगर किसी भी प्लैनेट्स पे लाइफ की संभावना बनेगी या लाइफ अगर होगी तो उसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, एक वाटर और एयर। अगर किसी प्लैनेट्स में ये दोनों मिल जाएं तो निश्चित तौर पे कहा जाता है उस प्लैनेट में लाइफ की पॉसिबिलिटी है। स्पेशली वहाँ वाटर मिल जाए, क्योंकि वाटर अगर रहेगा तो एयर खुद ब खुद आ जाएगा और वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो स्टार्टिंग में मून्स में कुछ नहीं था, नो एयर नो वाटर, वहाँ केवल माउंटेन्स थे, प्लेन्स थे, बहुत बड़े बड़े वहाँ गड्ढे देखे गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हालांकि आपकी बुक में ये डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि अपडेट नहीं हो पाया है, आपका बुक वही पैटर्न लेके चला आ रहा है अभी सीबीएसई। तो अभी नए सर्चेस से ऐसे पता चला है कि जो गड्ढे वहाँ मिले हैं ना, मून्स पे जो गड्ढे मिले हैं, उस गड्ढों में कहीं ना कहीं वाटर की पॉसिबिलिटी थी। मतलब यहाँ कभी ना कभी वाटर यानी पानी रहा होगा, तभी ये गड्ढे बने होंगे। बाकी माउंटेन्स तो भरे पड़े हैं, इसलिए कहा जाता है उनकी परछाइयाँ, उनका शैडो हमेशा चांद पे रहता है, मून पे रहता है। क्लियर? तो आप जान लिए मून के बारे में, आपने जाना अर्थ के बारे में। आज मैंने डिस्कस किया आपको सन के बारे में। सन के बारे में आप काफ़ी पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी देना है। नेक्स्ट आपने प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया, प्लैनेट्स के थोड़े जो जानकारी आपको मिलनी चाहिए वो आपने जाना, अर्थ के बारे में जाना और मून के बारे में जाना। क्लियर? अब चलते हैं आपके एक और टॉपिक पे, और वो टॉपिक है एस्टेरॉयड। क्लियर? आज डिस्कस करेंगे एस्टेरॉयड के बारे में। आपको एस्टेरॉयड मैं बेल्ट बता चुका हूँ। एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे स्टोन्स, पत्थर, रॉक्स, ये एक बेल्ट में घूमते हैं, एक बेल्ट में रहते हैं, जो सन के अराउंड हमेशा चक्कर लगाते हैं। सन के अराउंड जो ये चक्कर लगाते हैं, ये बेल्ट, यही है आपके एस्टेरॉयड्स। क्लियर? यही क्या है? एस्टेरॉयड्स है। अगर मैं सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स की बात करूं तो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड सीरीज है। क्लियर? CERES, ये सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एस्टेरॉयड, तो मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे स्टोन्स, रॉक्स के टुकड़े होते हैं, जो कहा जाता है एक बेल्ट में होते हैं, और वो बेल्ट मूव करता है सन का। यही बेल्ट आपका एस्टेरॉयड्स कहलाता है। साइंटिस्टों का ऐसा मानना था कि ये एस्टेरॉयड हो या मीटोरॉयड्स हुआ, ये पहले एक प्लैनेट से ज्वाइंट था, मतलब ये एक तरह का प्लैनेट्स था। क्लियर? प्लैनेट्स में कुछ ऐसी घटना घटी हुई या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ या उसमें ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, कुछ लोग कहते हैं बिग बैंग। क्लियर? एक्सप्लोजन हुआ और क्या हुआ, वो ग्रह टूट गया, टूट के क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया, बिखर गया। और बिखरने की वजह से ये छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े ना वो अलग हो गए, वो यूनिवर्स में आ गए, और वो ना उस प्लेनेट से जाके पास जा पाए और ना ही सन के पास जा पाए, बल्कि उन्होंने अपना एक बेल्ट तैयार कर लिया। क्लियर? यही बेल्ट एस्टेरॉयड है। यानी मैं सिंपली बात कहूँ तो एस्टेरॉयड्स हो या मीटोरॉयड्स हो, ये खुद एक प्लैनेट्स के पार्ट थे, जो कभी बिग बैंग यानी एक्सप्लोजन होने की वजह से बिखर गए, चट्टान और पत्थर के टुकड़ों के रूप में। क्लियर? अगर मैं सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स की बात करूँ तो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड आपका सीरीज है। क्लियर? CERES। आइए आपके टॉपिक्स को नए लेके चलते हैं। एस्टेरॉयड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन पूछता है और आपके एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है एस्टेरॉयड्स के बारे में। मीटोरॉयड्स आपके सिलेबस में मैंने नहीं दिया है, मीटोरॉयड्स के बारे में नहीं सिलेबस में मैंने इंक्लूड किया, लेकिन फिर भी जान जाइए। एस्टेरॉयड जब आप जान गए तो मीटोरॉयड्स भी जान लीजिए। मीटोरॉयड्स क्या होते हैं? ये भी चट्टान के टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? ये भी चट्टान के टुकड़े होते हैं, जो जस्ट एस्टेरॉयड्स के बगल में होते हैं, लेकिन ये किसी बेल्ट में नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। किसी बेल्ट को ये फॉलो नहीं करते, मतलब एक ही पाथ को फॉलो नहीं करते, अलग अलग होते हैं, और सूर्य के चारों ओर ये क्या करते हैं, राउंडिंग करते हैं, सूर्य के चारों ओर ये भी घूमते हैं। ठीक? कभी कभी जब ये, याद रखना एस्टेरॉयड मीटोरॉयड में डिफरेंस है। एस्टेरॉयड क्या है, ये बेल्ट में मूव करते हैं, बेल्ट में मूव करने की वजह से ये कभी बिखरते नहीं है। लेकिन मीटोरॉयड्स क्या है, ये अकेले अकेले मूव करते हैं सन का, और अकेले मूव करने की वजह से ये कभी सन के पास आ जाते हैं तो कभी किसी प्लैनेट्स के पास चले जाते हैं।
क्लियर। मान लो वो आ गया अर्थ के पास, घूमते घूमते कोई पथ तो है नहीं जहां वो अट्रैक्टिव फोर्स पाया यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पाया, वहीं वो अट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर। मीटोराइट्स घूम रहा है और अचानक अर्थ के पास आ गया। अर्थ ने क्या किया, उस मीटोराइट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए अट्रैक्ट किया, खींचा। वो मीटोराइट्स जब अर्थ की तरफ आता है तो आप जानते हैं अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, तो जब वो मीटोराइट्स पत्थर का टुकड़ा यानी चट्टान का टुकड़ा जब वो आता है अर्थ की तरफ, तो अर्थ के उस एटमॉस्फेयर की वजह से उसमें फ्रिक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से वो आने वाला मीटोराइट्स जल जाता है, जल उठता है, और वो जलता हुआ मीटोराइट्स आके आपके अर्थ पे गिरता है। उसी को कहते हैं आप क्लैश ऑफ लाइट्स, इसी को कहते हैं उल्कास्म। क्या बोलते हैं, उल्कास्म। क्लियर। क्लैश ऑफ लाइट्स बोलते हैं इसी को, जलता हुआ जो आता है। कुछ ऐसे आते हैं, चलो एटमॉस्फेयर में वो फ्रिक्शन किया, फायर बना, आग लग गई उसमें, और वो जब अर्थ के अंदर आए मतलब अर्थ में एंट्री करे तो क्या हो जाता है, कभी कभी उसकी आग बुझ जाती है, मतलब वो जो फायर है वो ऑफ हो जाता है। उसको आप उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्लैश ऑफ स्टोन्स, उल्का पिंड। क्लियर। तो कभी कभी आप देखते हैं अर्थ पे उल्का पिंड गिरते हैं, कभी कभी उल्कास्म गिरते हैं, यानी क्लैश ऑफ फायर गिरते हैं, क्लैश ऑफ लाइट गिरते हैं। ये उल्कास्म या उल्का पिंड जहाँ गिरते हैं, कहा जाता है वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा। क्योंकि हमें लगता है वो तो छोटे से उल्कास्म में छोटा सा उल्का पिंड है, नहीं बाबू, वो खुद एक प्लैनेट्स का पार्ट था। अब सोचिए उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा रहा होगा कि जब वो अर्थ पे गिरता है तो बहुत बड़ा तालाब बनता है, बहुत बड़ा गड्ढा बनता है। क्लियर। करीबन 2017 में एक गिरा था उल्कास्म रसिया के प्लास ब्लाविस्क में, बहुत बड़ा उल्कास्म। कहा जाता है कि शुक्र यही था कि उस एरिया में पॉपुलेशन नहीं थी, नहीं तो हजारों पॉपुलेशन, हजारों लोग मारे जाते। ऐसी जगह गिरा जहां पॉपुलेशन नहीं था, और कहा जाता है कई किलोमीटर तक का एक बड़ा गड्ढा बनाया था वो। क्लियर। अब आप सोच सकते हैं कि वो एक उल्का पिंड आके अर्थ पे इतना बड़ा गड्ढा बनाया, और आपके उस यूनिवर्स में बिलियंस ऐसे होंगे, बिलियंस ऐसे होंगे। आप सोचिए कितना बड़ा आपका यूनिवर्स होगा। क्लियर। तो ये मीटोराइट्स होते हैं। सिंपली मैं बात करूं तो सन का चक्कर लगाने वाले चट्टान के टुकड़े जो खुद अपना मतलब जो अकेले मूव करते हैं, किसी बेल्ट में मूव नहीं करते, जो कभी अर्थ पे या किसी भी प्लेनेट पे गिरते हैं, वही कहलाते हैं आपके मीटोराइट्स। क्लियर। बहुत बड़ा हॉलो क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ा बहुत बिग हॉलो, बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट करते हैं। ठीक। तो आज आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने डिस्कस किया। आज मैं आपका ज्योग्राफी फिनिश भी कर दूंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम करीब है, तो सिविक्स स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहला चैप्टर उसका भी पढ़ाया जाना ज़रूरी है, इसलिए आपका ज्योग्राफी ख़त्म कर दूंगा आज, क्योंकि आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बचे हुए थे, इसलिए हर एक टॉपिक आज मैं डिस्कस कर दूंगा। आप इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सिविक्स का स्टार्ट करूँगा। तो आपने अभी तक आपने डिस्कस किया सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में आपने सन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली, प्लैनेट्स के बारे में आपने थोड़ी बहुत जानकारी ली। प्लैनेट्स के बाद आपने डिस्कस किया मून के बारे में, आपने डिस्कस किया कई सारे टर्म्स के बारे में, और डिस्कस किया एस्टेरॉयड के बारे में, डिस्कस किया आपके मीटोरॉइड्स के बारे में। आपने इतना सारा टॉपिक पढ़ा। आज आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपका गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। क्लियर। गैलेक्सी क्या होता है, यूनिवर्स तो आपको पहले भी स्टार्टिंग लेक्चर में ही मैं बता चुका हूँ। यूनिवर्स डिस्कस करते हैं गैलेक्सी। देखिए, ऊपर लाखों बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, आपका क्लाउड्स है जो गैसेस और कई सारे डस्ट से बना पड़ा है। इन सारी चीज़ों को अगर मिला दूं तो यह एक गैलेक्सी तैयार करते हैं। ये क्या तैयार करते हैं, एक गैलेक्सी, यानी बिलियंस स्टार, मिलियंस स्टार, सारे आपके क्लाउड्स, जिस क्लाउड्स में डस्ट और गैसेस होते हैं, ये सब मिलकर आपकी एक गैलेक्सी तैयार करते हैं। और ये जो आपकी गैलेक्सी है उसे आप आकाश गंगा कहते हैं, और कुछ लोग इसे मिल्की वे कहते हैं। यानी जो आपकी गैलेक्सी है उसे आप आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं।
ये गैलेक्सियाँ आपकी है केवल, ये गैलेक्सी केवल आपकी है। ऐसे ऊपर करीबन लाखों करोड़ों गैलेक्सियाँ होंगी, बिलियंस गैलेक्सियाँ हैं। इन सभी गैलेक्सियों का जो ग्रुप है और जो ये सीरीज़ फॉर्म करते हैं, वही ग्रुप आपका यूनिवर्स कहलाता है। यानी सबसे बड़ा क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या है? कई सारी गैलेक्सियाँ। गैलेक्सियों में क्या है? कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे स्टार्स। उन स्टार्स में क्या है? कई सारे प्लैनेट्स। तो इस तरह आप एक सीरीज बना के आप समझ सकते हैं यूनिवर्स के बारे में, आप समझ सकते हैं गैलेक्सी के बारे में। सिंपल गैलेक्सी क्या है? अ ग्रुप ऑफ बिलियंस स्टार्स एंड क्लाउड्स एज ए मेड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। क्लाउड्स जो गैस और डस्ट से बने हुए हैं, और बिलियंस स्टार जो आपके ऊपर दिखाई देते हैं, इन सभी के समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। उसी गैलेक्सी में हमारा एक प्लेनेट अर्थ है। क्लियर? हमारी जो गैलेक्सी है उसे नाम दिया है मिल्की वे, कुछ लोग इसे आकाश गंगा कहते हैं। ऐसे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में केवल एक गैलेक्सी नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सियां होंगी, और जहां ये गैलेक्सियां बसी हुई हैं, उस पूरे प्लेस को हम कहते हैं आपका यूनिवर्स। क्लियर? तो आज आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है, जहां आपने तमाम टॉपिक पढ़ा। आपने पढ़ा कई सारे टॉपिक्स, उसमें आपको अर्थ के बारे में जानकारी मिली, सन के सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया, मून के बारे में डिस्कस किया, अर्थ के बारे में, कुछ सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया, वही डिस्कस किया जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बात और याद रखना, पहले पहले क्या करीबन 6 महीना पहले तक ऐसा चला आ रहा था कि जुपिटर वो प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिनके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ऐसा चला आता आ रहा है। लेकिन 6 महीने में ये चेंज हो गया। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, तो सैटर्न यानी शनि वह ग्रह है जो सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स रखता है। यानी सैटर्न के पास वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स है, और जुपिटर का नंबर सेकंड हो गया। जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जरूर है, लेकिन उनके सैटेलाइट्स अब सैटर्न से कम हो गए। सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हो गए, सेकंड पे आपका जुपिटर हो गया। आपको पता होना चाहिए अर्थ का केवल एक सैटेलाइट है, केवल और केवल मून। मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं, कोई उपग्रह नहीं है। क्लियर? वीनस को सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं, जबकि मरकरी सन के सबसे ज़्यादा करीब होने की वजह से हॉट होता है। क्लियर? पिछले कुछ समय में आप देखते ही हैं, इंडिया से आपका एक मंगलयान गया था, अमेरिका ने भी क्यूरियोसिटी यान भेजा था, कई सारे यान मार्स पे भेजे गए हैं, और वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी की संभावनाओं को खोजा जा रहा है। क्लियर? अभी कुछ दिन पहले क्यूरियोसिटी यान ने एक सूचना दिया था। उन्होंने कहा था मार्स पे बर्फ का एक श्रृंखला मिला, बर्फ का एक पहाड़ मिला। अगर स्नो वहाँ मिला है तो निश्चित तौर पे वहाँ वाटर भी होगा, और वाटर होगा तो वहाँ एयर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और अगर एयर हो जाएगा तो वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी है। तो उसने एक ऐसा पिक्चर भेजा है जहाँ स्नो के कुछ टुकड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन जब तक वो पूरी तरह साच प्रूफ ना हो जाए, तब तक हम लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे। यानी अभी तक मैं बात करूं तो यूनिवर्स में एकमात्र अर्थ ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ है। बाकी मार्स पे हुआ, वीनस पे हुआ, इन सब में लाइफ की पॉसिबिलिटी को खोजा जा रहा है। क्लियर? शनि के शनि का एक सैटेलाइट है डिमोस, सॉरी जुपिटर का सैटेलाइट है डिमोस, वहाँ भी लाइफ की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। डिमोस पे भी सैटेलाइट्स पे भेजे जा रहे हैं यान वगैरह, कि वहाँ भी लाइफ की पॉसिबिलिटी की संभावनाएं हैं, व्यक्त की जा रही हैं साइंटिस्टों द्वारा। इन फ्यूचर में देखते हैं क्या ऐसी संभावना है कि नहीं। आपका जो सिलेबस है, आपका जो पैटर्न है, वो पिछले कुछ समय से अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट नहीं होने की वजह से जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं हो पाया। तो आप ये न्यू इन्फॉर्मेशन को रखिएगा। अगर आपके आंसर में ये सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, तो आपके आंसर को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और निश्चित तौर पे आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। क्लियर? आप इस चैप्टर नंबर 1 आपका ज्योग्राफी फिनिश हो गया। आपका होमवर्क है कि आप बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। ज्योग्राफी का आप बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड क्वेश्चंस करने हैं। 4 होमवर्क मिला आपको। फिल इन द ब्लैंक्स,
ट्रू फॉल्स, मैचिंग और वन वर्ड। क्लियर? ये 4 पोर्शन आपका तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 के बनेंगे वो इन्हीं चारों से बनाए जाएंगे क्वेश्चन। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, होमवर्क आपके पास सेंड भी किया जा रहा है। यानी आज आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिविक्स स्टार्ट करूंगा, उसका भी चैप्टर नंबर 1। आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आपके हिस्ट्री के एक चैप्टर को कम कर दिया गया, यानी हिस्ट्री के अब बस 2 ही चैप्टर आएंगे, एक ज्योग्राफी और एक सिविक्स, यानी टोटल 4 चैप्टर्स आपके एसएसटी के पोर्शन में है, वही आपके एग्जाम में आएगा। आप उसकी तैयारी कीजिए, भेजे गए क्वेश्चन को बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करके सेंड कीजिए, क्योंकि कल ही मैं आपके क्लास 6 के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगा। ओके, मिलते हैं सिविक्स के साथ। थैंक यू।